A very good morning to all. Myself Ajay Singh Solanki, Faculty Social Science, Resonance PCCP Division. आज हम यहाँ पर टर्म 1 का जो CBSE का सोशल साइंस पेपर कंडक्ट कराया गया था 30 तारीख को, उसका हम सॉल्यूशंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक एक करके हम सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक हम ओवरऑल एनालिसिस देख लेते हैं पेपर का। पेपर मॉडरेट था, ना डिफ़िकल्ट था ना इजी था। अब मॉडरेट था, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि थोड़ा सा अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तभी आप उनके आंसर दे पाओगे। असर्शन रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर कुछ बच्चों को दिक्कत आई, बट हमने उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, तो हम कह सकते हैं कि वो पार्ट थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट रहा, हालांकि वो भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। चलिए चालू करते हैं हम आज का अपना क्वेश्चंस। ये कुछ पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जो हमने कई बार क्लासेस के अंदर आपको बताए थे। एक बार मैं बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ। आपका 60 क्वेश्चंस थे, 50 करने थे। पहला सेक्शन 24 में से 20 करने हैं। दूसरा सेक्शन बी है, 22 क्वेश्चंस हैं, 18 करने हैं। उसके बाद सेक्शन सी केस स्टडी, टोटल 12 क्वेश्चंस आने थे जिसमें से आपको 10 करने थे। हर केस में एक क्वेश्चन आपको नहीं करना था, और एंड में 59 और 60 जो क्वेश्चन था वो मैप का था, दोनों ही क्वेश्चन आपको करने थे। ठीक है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे। चलो चालू करते हैं। पहला, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो पहला सवाल कहाँ से बन गया आपका? नेशनलिज्म इन यूरोप, हिस्ट्री, एक ही तो चैप्टर आ रहा था अपना हिस्ट्री में। अच्छा, कहाँ से बन रहा है ये आपका? जब अपन बात करते हैं किंगडम्स वगैरह की, फिर उसके बाद मिडिल क्लास, एरिस्टोक्रेसी मिडिल क्लास वाला जो टॉपिक चालू होता है एनसीईआरटी का, वहाँ पर क्लियरली दे रखा है कि मेजोरिटी में कौन थे आपके पीजेंट्स, माइनॉरिटी में कौन थे एरिस्टोक्रेट्स, और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन का टॉपिक बाकायदा डिस्कस किया गया है। तो ये सवाल वहाँ से पिक किया गया है। क्या बनेगा इसका आंसर? देखते हैं, आइए। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या इटली? तो सेकेंड हाफ में इंग्लैंड के अंदर आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन हुआ, शुरू किया गया। तो अपना आंसर क्या बन रहा है पहले का? डी। सेकेंड क्वेश्चन, which type of government were mainly driven in Europe after the defeat of Napoleon in 1815? Napoleon 1815, 1815 वाटरलू की बैटल में क्या हुआ? हार गए। उसके बाद कौन सी गवर्नमेंट आई थी? तो देखते हैं, कंजर्वेटिव, लिबरल, फ्यूडल और फेडरल। अब हमको ये पता है चैप्टर के अंदर कि आपका ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया और प्रशिया, BARP वर्सेस नेपोलियन की जो हम कह सकते हैं फाइट हुई, उसके अंदर ये क्या हुआ? हार गए थे, ये जीत गए थे। तो वहाँ पर कंजर्वेटिव रिजाइम हमने पढ़ा था ना अपने क्लासेस के अंदर, चैप्टर के अंदर दे रखा है ना कि वहाँ पर कंजर्वेटिव्स ने फिर फ्रांस की बाउंड्रीज लगाई थी, तो कंजर्वेटिव रिजाइम आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन है सेकंड। क्या बन रहा है आंसर अपना बेटा? ए बन रहा है। थर्ड पर आते हैं, Which one of the following group of countries collectively defeated Napoleon in 1815? अच्छा, उसी का क्वेश्चन आ गया जो अभी बताया मैंने। तो फिर से क्वेश्चन कहाँ से आया है? नेशनलिज्म इन यूरोप, हिस्ट्री, और अभी जो सेकंड डिस्कस किया वही थर्ड पर आ गया अपना। 1815 में कौन कौन सी कंट्रीज थी? ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो डायरेक्ट हो गया अपना आंसर। क्या बनेगा? ए। अभी मैंने आपको लास्ट में डिस्कस किया है ना, BARP वर्सेस नेपोलियन। चलो, तो आपका ये ऑप्शन बन जाता है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द फर्स्ट लिबरलिस्ट नेशनलिस्ट अपीवल टेक प्लेस इन जुलाई 1830? अब कौन सी कंट्रीज में पहला लिबरलिस्ट नेशनलिस्ट अपीवल हुआ था जुलाई 1830 के अंदर? कंट्रीज दे रखी हैं आपको, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या इटली। तो क्या बनेगा आंसर? सबसे पहला कहां पर अपीवल हुआ था? फ्रांस के अंदर हुआ था। आपको एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है आपका। इसके बाद फिर जुलाई रेवोल्यूशन की बात भी हुई थी, फिर उसके बाद ग्रीस का ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, अगर आप याद करें तो। बट ये पहले वाले पार्ट के अंदर ही बन जाएगा अपना। ए ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विच अमंग द फॉलोइंग रिमार्क when France sneezes, rest of the Europe catches cold?
ये सवाल तो हमने कितनी बार किया है क्लास के अंदर, ये तो बोल ही दिया था कि ये तो मतलब इतनी बार हमने डिस्कस कर लिया कि कोई भी बच्चा जिसने पढ़ा है नहीं भूल सकता। ऑप्शन देखते हैं। लॉर्ड ब्रियन, ब्रियन तो अलग मैटर के अंदर थे, कहाँ पर थे कौन बताएगा? लॉर्ड ब्रियन कहाँ पर आपके इन्वॉल्व थे? मेटरनिच, नेपोलियन या जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, ये कहाँ पर थे? रोमांटिक इमेजिनेशन वाला जो पार्ट था वहाँ पर इन्वॉल्व थे। नेपोलियन का तो मैटर ही अलग हो गया। लॉर्ड ब्रियन आपका हम कह सकते हैं ग्रीस वाला जो पार्ट था, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, वहाँ पर इनका नाम आया था। ठीक है, तो क्या अपना आंसर बन रहा है ड्यूक मेटरनिच। ड्यूक मेटरनिच, ड्यूक मेटरनिच थे जिन्होंने ये बात बोली थी कि जब फ्रांस में कुछ होता है तो उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट पूरे यूरोप पे पड़ता है। 9th में आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था, 10th में वो कनेक्टेड है इस चैप्टर से। तो फ्रांस में जो कुछ भी हुआ उसका इफेक्ट डेफिनेटली यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में देखने को हमें मिला। वहाँ की जो आर्मीज थी, वहाँ पे जो जैकोबिन्स क्लब बने हुए थे, जब उसके लोग बाग अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते थे, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, तो वहाँ पर भी आइडियाज़ क्या हो रहे थे? ट्रैवल कर लेते या ट्रैवल हो रहे थे। आइए 6th की बात करते हैं। Who among the following was the architect of unification of Germany? डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया जर्मनी पे, कौन रहेंगे? ऑटो वन बिस्मैरिक, विलियम वन, विलियम टू, फ्रेडरिक टू, तो कौन रहेंगे? अच्छा, जर्मनी की अपन अगर बात करते हैं तो यहां पर किंग कौन थे आपके? काइसर विलियम वन। अब इसके क्या बोला है? आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट कौन हो जाएंगे अपने? ऑटो वन बिस्मैरिक। ठीक है, 7 ईयर्स में 3 वॉर थे आपके, और उसके तहत फिर जर्मनी का यूनिफिकेशन करवाया गया था। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ऑटो वन बिस्मैरिक इसके क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन 7th पे। Who among the following had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic during 1830? 1830 के अंदर किसने प्रोग्राम चलाया था फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक? विक्टर इमैनुअल वन, विक्टर इमैनुअल टू, ग्यूसिप मैजीनी, काउंट कैवर। तो अब ये कहाँ की बात हो रही है? इटली की बात हो रही है। आइए इटली की बात कर लेते हैं। पता है इटली आपको 7 अलग अलग पार्ट्स में था। सरदानिया पीडमोंट, एक आइलैंड जो कि ऑस्ट्रियन के द्वारा किंग के द्वारा रूल किया जाता था। अब ग्यूसिप मजीनी ही तो थे जिन्होंने स्टार्टिंग में कोशिश करी, प्रयास किया था, 2 बार प्रयास किया था, बट सक्सेसफुल हुए थे क्या? नहीं। देन किंग, देन उसके बाद आपका केवर, गैरीबेल्डी, तो पूरा प्रोसेस है। अभी अपन केवल आंसर पे अगर बात करें तो क्या रहेगा आंसर? इसका आंसर रहेगा सी। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ओवर ग्रेजिंग? अब आ गया अपना सवाल थोड़ा डिफरेंट। द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। रिसोर्स डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, रिसोर्स डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं चैप्टर की, तो वहाँ से ये सवाल हमें मिला है। वहाँ पर क्लियरली दे रखा है, ओवर ग्रेजिंग की बात की गई है, आपका माइनिंग की बात की गई है, ओवर इरिगेशन की बात की गई है, बट यहाँ पर क्या पूछा है? ओवर ग्रेजिंग। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन दे रखे हैं? महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, यूपी। तो ये तो आपको ओवर इरिगेशन वाले पार्ट में चले गए, तो आंसर क्या बनेगा बेटा? महाराष्ट्र। ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ज्योग्राफी। आइडेंटिफाई द सोइल विच रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर एंड सेलाइन इन नेचर। रेड सोइल, लेटराइट सोइल, एरिड सोइल एंड अलूवियल सोइल। तो कौन सा सोइल है जो रेड टू ब्राउन कलर में रहता है? बताया था क्लास के अंदर, हमारे पास अलग अलग तरीके के सॉइल अवेलेबल हैं। अलूवियल की बात कर लें हम, लेटराइट की बात कर लें, रेड की बात कर लें, एरिड सॉइल की बात कर लें, बट जो हमारा इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट बन रहा है वो कौन सा है? सी, दैट इज एरिड सॉइल। अगेन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर से। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ से आता है? आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट
ज्योग्राफी वाले चैप्टर से, और क्वेश्चन काफ़ी डायरेक्ट था। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अपन, इसके बाद 10th क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस लीड टू मैक्सिमम सोइल इरोजन इन प्लेन्स। अब यहाँ पर आपका हम विंड की बात करें, ग्लेशियर की बात करें, रनिंग वाटर की बात करें, अर्थक्वेक की बात करें। हम अगर प्लेन्स की बात करें तो आपका रनिंग वाटर भी एक फैक्टर हो सकता है, विंड भी एक फैक्टर हो सकता है। तो हमने दोनों इसके अंदर आंसर डाल दिए हैं। हालांकि रनिंग वाटर विल बी मोर एप्रोप्रिएट। एनसीईआरटी में हम अगर देखें तो विंड का भी कहीं ना कहीं हमको मिलेगा वहाँ पर, तो हमने उसके अंदर डाल दिया। देखते हैं अब आंसर की में सीबीएसई जो ऑफिशियल निकालती है, बट हमारे अकॉर्डिंग रनिंग वाटर विल बी मोर एप्रोप्रिएट आंसर। 11th, deforestation due to mining has caused severe land degradation in which of the following states। अगेन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको स्टेट आइडेंटिफाई करना है, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला और गुजरात। तो आपका आंसर इज उड़ीसा। कौन सा चैप्टर है? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से उठाया है। विच अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनिफाइड इटली इन 1861। इटली की बात हो रही है। चार्ल्स वन, विक्टर इमैनुअल टू, नीरो और यूसिफ गैरिबाल्डी। तो क्या रहेगा आपका? पहली बात तो किंग की बात कर लेते हैं, तो विक्टर इमैनुअल टू किंग जो थे वो कौन थे? आपके इटली के बने विक्टर इमैनुअल टू। इटली की बात मैं पहले कर चुका हूं इसलिए रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। चैप्टर कौन सा आ गया आपका? पॉलिटिकल साइंस का फेडरलिज्म यूनियन लिस्ट। 3 तरह की लिस्ट होती है ना, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर यूनियन की बात हो रही है, कम्युनिकेशन, ट्रेड, इरिगेशन और कॉमर्स। इनमें से कौन सा सब्जेक्ट यूनियन में आएगा? तो क्लियरली आपका कम्युनिकेशन किसके अंदर आ रहा है? यूनियन में। तो बाकी किस में आ रहे होंगे? ट्रेड, इरिगेशन और कॉमर्स किस में आ जाएगा? आपका स्टेट के अंदर आ जाएगा क्या? हाँ, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड। मैंने पहले भी कई बार क्लास में डिस्कस कराया था, चैप्टर में भी बताया गया, जब पढ़ाया गया। आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ क्या बोल दिया? नॉट इंक्लूडेड इन द बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम मॉडल आती है, क्या नजर आता है हमें? पावर शेयरिंग का क्वेश्चन है आपका पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर, पावर शेयरिंग। आइए देखते हैं। डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द गवर्नमेंट। Many powers of the central government have been given to state government. Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. There is a community government which has specialized powers of administration. ठीक है। Which one of the following elements is not included in the Belgium model? एक बार वापस देख लेते हैं। डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द गवर्नमेंट, ठीक है। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। ब्रूसेल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट। देयर इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट विच हैज स्पेशल पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आई थिंक इसका मुझे यहाँ पर बी लग रहा है, मुझे इसका यहाँ पर बी लग रहा है। कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात की गई थी, सेपरेट गवर्नमेंट थी, और डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर की अपन बात कर लेते हैं। होल्डिंग टुगेदर की बात की गई है यहाँ पे, तो आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए या स्विट्जरलैंड। तो आंसर क्या बन रहा है आपका? होल्डिंग टुगेदर में इंडिया, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर में क्या बन रहा है? इंडिया। इंडिया की बात की गई है बुक में, आपका स्पेन की बात की गई है, बेल्जियम की बात की गई है, ठीक है। और अगर मैं कमिंग टुगेदर की बात करता हूं तो वहां पे यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात की गई है। 15th भी हो गया। किससे था भैया? फेडरलिज्म से था क्या? बिल्कुल। चलो 18th पे आते हैं।
15 के बाद 16, 18 नहीं रहेगा, 16th, 18 तो अपनी स्लाइड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एथनिक कम्युनिटीज इज इन मेजोरिटी इन श्रीलंका, श्रीलंका के अंदर, तो किससे आ गया वापस से पावर शेयरिंग, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स, मुस्लिम और सिन्हालीस। अगर अपन अब बात करते हैं पावर शेयरिंग में तो 74% कौन थे, सिन्हालीस थे। तमिल्स की बात करते हैं तो 18%, फिर उसके अंदर भी श्रीलंकन तमिल्स 13, इंडियन तमिल 5, तो 74% कौन थे, सिन्हालीस। ऑप्शन क्या हो गया आपका डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, फेडरलिज्म का सवाल आ गया। बैंकिंग किस में आता है बेटा, यूनियन में आएगा। बिजनेस किस में आएगा, स्टेट में आ जाएगा। करेंसी और कम्युनिकेशन तो अभी बात करी थी ना अपन ने, ये कम्युनिकेशन तो पहले भी आ गया अपना, तो क्या बन गया आंसर बी। एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने में या उसके अंदर उस चीज को आगे ले जाने में कौन सा सेक्टर काम करता है आपका, क्या प्राइमरी है, क्या सेकेंडरी है, क्या टर्चरी है या क्वार्टनरी है, तो कौन सा सेक्टर काम करेगा आपका टर्चरी सेक्टर। कैसे, अगर कोई चीज आप प्राइमरी सेक्टर में बना रहे हो, सेकेंडरी सेक्टर में बना रहे हो, उसको अगर आपको मार्केट के अंदर सर्कुलेट करना है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा, तो टर्चरी सेक्टर के बिना कैसे कर पाएंगे हम, तो आंसर क्या बन रहा है आपका सी बन रहा है। चलो 21 स्लाइड और क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते ही पता पड़ता है कि फेडरलिज्म का क्वेश्चन आ गया है। क्या देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, करेक्ट फीचर देखना है अपने को। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, ये फीचर अच्छा कहाँ से दे रखा है, ये की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म आपका एक टॉपिक आ रहा है, उसके अंदर देख लेते हैं आपका क्या 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, ये भी दे रखा है वहाँ पे की फीचर्स वाले में। ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुडिक्शन, ये भी दे रखा है की फीचर वाले पार्ट में। द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट यहाँ किसकी बात हो रही है, यूनिटरी की, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या बन रहा है, डी बन रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे इनिशियल स्टेजेस की बात की गई है, तो बेटा कौन सा बनेगा, आइए देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी या क्वार्टनरी। तो आपका इनिशियल स्टेजेस में तो आपका प्राइमरी सेक्टर ही क्या कर रहा था, बूम पर था, फ्लरिश कर रहा था। 21 क्वेश्चन, एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी या क्वार्टनरी। तो आपका क्या रहेगा, जब आप क्या कर रहे हो, आपका नेचुरल प्रोडक्ट को उसकी फॉर्म को चेंज कर रहे हो, जैसे कि आपने क्या किया, आपने कल्टीवेशन किया शुगर केन का, बट फैक्ट्री में जाके उससे क्या बनाया आपने, शुगर बना दिया, तो किसके अंदर आएगा वो, पी, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगा। 22 क्वेश्चन, द प्रोडक्ट रिसीव्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स, क्वार्टनरी, टर्चरी, सेकेंडरी या प्राइमरी। अब नेचुरल रिसोर्सेज को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जैसे कि आपका हम यहाँ पे बात कर लें, माइनिंग की बात कर लेते हैं, हम एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं, हम बेसिकली हम बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री हो गया, कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो केवल नेचुरल रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल करते हुए जो प्रोडक्ट हम लेते हैं या यूज़ करते हैं, तो वो किस में आ जाएगा आपका, डी, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, सिंपल है। 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग वाटर लेवल इन इंडिया। अब ये सवाल आप कह सकते हैं कि आपने जो एक आपका चैप्टर है वाटर रिसोर्सेस, उसके अंदर भी हम इसका
देख सकते हैं, कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इरिगेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन या ओवर यूटिलाइजेशन। अब वाटर का जो लेवल है वो डिक्लाइन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उसको ज़्यादा क्या कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं। आज जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जितने हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो वाटर लेवल है, भले ग्राउंड वाटर लेवल हो या जैसा भी हो, हम उसको क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं? कौन सा चैप्टर है? अब तो आपको पता होगा, फेडरलिज्म। तो इसके अंदर ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है या मैरिज है? तो आपका एग्रीकल्चर किस में आता है? स्टेट में। कॉमर्स, ट्रेड किधर आ गया? स्टेट में। तो मैरिज किस में आ जाएगा? आपका कॉन्करेंट के अंदर। तो क्या बन जाएगा आपका? डी ऑप्शन। चलो भैया आगे 25 पर आते हैं। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो एज असर्शन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन इन पोलैंड, the Russian language was imposed on its people. हिस्ट्री, नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, कहाँ से आया इसके अंदर चैप्टर में? रोमांटिक इमेजिनेशन। आप पढ़ते हो जॉन गोटोफ्राइड हर्डर को, आप पढ़ते हो कैरोल क्रूपिंस्की को, आप पढ़ते हो ग्रिम ब्रदर्स को, बट जो लास्ट पैरा दे रखा है वहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक मिल जाएगा एनसीईआरटी के अंदर कि रशियन डोमिनेंस के बाद पोलैंड, पॉलिश लैंग्वेज का क्या हुआ था। तो असर्शन पढ़ते हैं पहले तो अपन। रशियन ऑक्यूपेशन, रशियन ने जब ऑक्यूपाई कर लिया पोलैंड को, तो रशियन लैंग्वेज को वहाँ पे क्या इम्पोज कर दिया था? बिल्कुल कर दिया था, हाँ सही है। क्या द यूज ऑफ पॉलिश सून केम टू बी अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस? हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। वहाँ पर फिर जो लोग बाग इस तरह का काम कर रहे थे, जो पॉलिश लैंग्वेज को वहाँ से बैन करने के बाद भी उसको यूज़ कर रहे थे, तो उनको बाद में पकड़ लिया जाता था। ऐसा हमारे को एनसीईआरटी में जब हम पढ़ते हैं तो मिलता भी है। चर्च वगैरह में जिन लोगों ने यूज़ करी तो उनको वहाँ पे रोका गया। तो क्या ये दोनों सही है? बिल्कुल सही है। क्या ये इसका रीज़न बन रहा है? हाँ बन रहा है। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर? ए। रीड द फैक्ट्स रिगार्डिंग रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स इन यूरोप ड्यूरिंग 1848 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिबरल्स की बात हो रही है, तो आपका सबसे पहले एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्च, यूनिवर्सल मेल सफराज हैड बीन प्रोक्लेम्ड, पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वर गिवन, फ्रीडम ऑफ प्रेस हैज बीन आस्क्ड फॉर। कौन कौन से इसके अंदर अब आपको क्या बोला गया है? करेक्ट है। करेक्ट कौन कौन से आएंगे अपने? आपका क्या 1 सही है? हाँ। क्या 2 सही है? हाँ। क्या 3 सही है? ना। क्या 4 सही है? हाँ। तो आपका डी वाला ऑप्शन। अच्छा 3 क्यों नहीं? 3 तो बाद में, वुमेन्स को तो बहुत बाद में पॉलिटिकल राइट्स की बात की गई है। आप चैप्टर पढ़ते हो तो उसके अंदर एक इमेज दे रखी है ना, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। जो वुमेन है वो तो ऊपर केवल दर्शकों की तरह खड़े हुए हैं, उनको तो अलाउड ही नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर वो अपना व्यूज रख सकें। हो रहा है क्लिक? तो आपका बन गया 3rd ऑप्शन। तो नहीं है तो क्या बन जाएगा आपका? डी। चलो स्टेटमेंट वाला, असर्शन रीजन वाला आ गया। मैं डायरेक्ट आता हूं। आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वीवर्स इन सिलेसिया हैड लेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। आपका चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप। सिलेसिया वाली कहानी मैंने कई बार क्लास के अंदर डिस्कस करी थी। सिलेसिया में वीवर्स रहते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स उनको ऑर्डर देते थे, काय के लिए? आपका वीविंग वगैरह के लिए। बट दिक्कत क्या थी कि पैसे कम देते थे, बाद में रिवोल्ट भी हुआ था, वो लोग चले गए थे, बाद में स्ट्रगल हुआ, कुछ लगभग 11 लोग बाग थे जो इसके अंदर उनकी डेथ वगैरह भी हो गई थी। ये पूरी कहानी है, ठीक है। विलियम वुल्फ का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाता है। तो ये क्या सही है स्टेटमेंट? वीवर्स इन सिलेसिया हैड रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर, सही है भाई। और दूसरा, कॉन्ट्रैक्टर्स हैड ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये भी सही है, ये भी सही है। और क्या ये इसका कारण बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। On which of the following modern aspects did the new Germany place a strong emphasis? करेंसी की बात की गई है क्या? बैंकिंग की बात की गई है क्या? लीगल सिस्टम की बात की गई है क्या? जर्मनी,
तो कहाँ की बात हो रही है? नेशनलिज्म इन यूरोप की बात हो रही है। क्या आपने उस चैप्टर में डेमोग्राफी की बात कहीं करी थी या कहीं पढ़ाई गई थी? नहीं था, डेमोग्राफी की बात तो की नहीं गई थी। तो आपका क्या बन जाएंगे? ऑप्शन 1, 2, 3। आइए देखते हैं इनमें से किस में आ रहा है। ओनली 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा बेटा? डी बन जाएगा। 29. Which one of the following Italian state was ruled by Italian princely house? Papal state, लोम्बार्डी, सरदानिया, पेडामोंट, विनीशिया। हम अगर बात करते हैं इटली की तो आपका इस जगह पे सरदानिया पेडामोंट करके जो आइलैंड था वो ही आपका रूल किया गया था इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा। पैपल स्टेट, ये बीच वाला पार्ट ये पैपल स्टेट का था। ऊपर वाला पार्ट केवर ने फ्री कराया, नीचे वाला पार्ट गियुसेप गैरिबेल्डी ने फ्री करवाया था। और लोम्बार्डी और वेनेशिया तो यहाँ पर बात हो ही नहीं रही है। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या बन रहा है? डी बन रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 30th, 60 क्वेश्चन 30 मतलब 50% अपन ने क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केवर अमंग द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। केवर की बात हो रही है भाई। केवर कहाँ पर आया था? जर्मनी में आया था। जर्मनी के यूनिफिकेशन में आया था, इटली के यूनिफिकेशन में आया था कि ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के अंदर आया था? He was a Italian statesman. He spoke French much better than Italian. He was a tactful diplomat. He belonged to a royal family. क्या 1 और 2 करेक्ट हैं? क्या 1 और 2 और 3 करेक्ट हैं? क्या सिर्फ आपका 2, 3, 4 करेक्ट हैं या 1, 2 एंड 4 करेक्ट हैं? तो आपका यहाँ पर हम देखें तो क्या वो रॉयल फैमिली से थे? वो तो किससे थे? एलाइट की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। 31, फिर आगे असर्शन रीजन। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपीवल। कहाँ पर आ रहा है? स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का यूनिफिकेशन क्या बहुत जल्द हुआ था? बहुत धीरे धीरे हुआ था, प्रोसेस लंबा चला था, काफ़ी टाइम लगा था। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। एथनिक ग्रुप्स ऑफ ब्रिटेन एक्सटेंडेड दिस इन्फ्लुएंस। अब आपका एनसीईआरटी के अंदर ये वाली बात दे रखी है। हमने यहाँ पर 2 ऑप्शन इसलिए मार्क करे, हमारे हिसाब से इसके अंदर ए और सी वाला ऑप्शन हो सकता है। देखते हैं आंसर की के अंदर, वेट करते हैं क्या रहता है। बट अगर हम बोलें एक तो मोस्ट प्रोबेबली ए वाला ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जा रहे हैं। एनसीईआरटी देखें तो एक कहीं ना कहीं हम देखें तो सी वाले पार्ट पे भी हम उसके अंदर इसको कंसिडर कर सकते हैं। Which among the following is not a problem of resource development? तो चैप्टर का नाम ही दे दिया इन्होंने। Depletion of resources for satisfying the greed of individuals, accumulation of resources in few and indiscriminate exploitation of resources and equitable distribution of resources। इनमें से कौन सी प्रॉब्लम नहीं है रिसोर्स डेवलपमेंट की? तो आप अगर रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसमें दिक्कत क्या है? सही बात है, तो क्या हो जाएगा? डी। 33, which one of the following human activities contributed most in land degradation? Deforestation, overgrazing, माइनिंग, ओवर इरीगेशन। एनसीईआरटी में देखोगे तो क्लियर एक लाइन दिख रही है जहाँ पर डिफोरेस्टेशन आपको दिख रहा है। क्लियर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, डिफोरेस्टेशन पर हम मार्क करते हैं। मोस्ट प्रोबेबल डिफोरेस्टेशन ये भी दिखेंगे आपको उसके आगे, डिफोरेस्टेशन के आगे ये वाले आपको ऑप्शन भी दिख जाएंगे एनसीईआरटी के अंदर। 34, इंडियन फार्मर शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। कौन सा चैप्टर आ गया? एग्रीकल्चर। दिस विल इंक्रीज इनकम एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली। क्या पहला ऑप्शन ठीक है? क्या बिल्कुल ठीक है। अगर वो अपना क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर बदलाव करते हैं, उसको डाइवर्सिफाई करते हैं, सीरियल्स से हाई वैल्यू क्रॉप्स पे जाते हैं तो उनको फ़ायदा होगा। बिल्कुल अच्छी बात है। इससे क्या होगा? उनकी इनकम बढ़ेगी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम होगा। तो ये भी सही है। और ये इसका रीज़न क्या बन रहा है? बिल्कुल हाँ बन रहा है। तो हमने इस पे ए आंसर लगा दिया है। असर्शन रीजन 35, मेजोरिटी कम्युनिटीज डोमिनेंट इन फ्यू डेमोक्रेटिक स्टेट्स। क्या सही है? हाँ अभी ऐसा है। और क्या आपका डोमिनेंस कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री?
क्या डोमिनेंस कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री? चलो देखते हैं इसके अंदर क्या रहता है आंसर। क्या मेजॉरिटी कम्युनिटीज डोमिनेंट इन फ्यू डेमोक्रेटिक स्टेट, ऐसा मान सकते हैं, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। डोमिनेंस कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, हमने देखा था पावर शेयरिंग वाले के चैप्टर के अंदर कि अगर किसी कम्युनिटी के अंदर क्या हो रहा है, कोई कम्युनिटी डोमिनेंट है, पढ़ा था ना अपन ने, सिनाला की बात कर लो, आपका बेल्जियम मॉडल की बात कर लो, तो अगर कोई डोमिनेंट है तो यूनिटी ऑफ द कंट्री में वो क्या हो सकता है, बाधा डाल सकता है। तो ये रीज़न यहाँ पर मेरे हिसाब से ए रहेगा, ये बी की जगह हम इसको क्या कर देंगे, ए कर देंगे। 36 पावर शेयरिंग इज गुड, ये तो पता ही है हमें, हमने तो पढ़ा ही है चैप्टर पूरा। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, आप पढ़ते हो ना वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, तो उसके अंदर आता है प्रूडेंशियल रीजन, उसके अंदर पहला ऑप्शन ही क्या दे रखा है, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये इसका अपना क्या बन जाएगा, रीजन बन जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे ए। अब करेक्ट आपको इसके अंदर पेयर चूज करना है, रशिया यूनिटरी, चाइना फेडरल, कनाडा यूनिटरी, अर्जेंटीना फेडरल। अब आपका फेडरलिज्म वाले चैप्टर में मैंने बताया था, क्लास में प्रैक्टिस कराया था, एक आपको क्या दे रखा है, इमेज दे रखी है जहां पर फेडरल कंट्रीज की बात हो रही है, करीब करीब 25 कंट्रीज की बात की गई है, मैंने क्लास में बार बार डिस्कस कराया था। तो वहीं से ये क्वेश्चन देखो बन गया, अर्जेंटीना क्या है, फेडरल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है डी। अगर बच्चे ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, उसमें अगर उसने इमेजेस वगैरह भी पढ़ी है, हमने तो पढ़ी थी, क्लास में कराया भी था, तो हम तो सही करके ही आएंगे। नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 38 पे। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज टर्न्ड इन वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका, बिल्कुल सही है। सिविल वॉर चला था, करीब करीब 25 साल सिविल वॉर चला, 2009 में आकर के इसको क्या किया गया, एंड किया गया। 1956 के अंदर क्या कर दिया था, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था। तो ये तो और क्या हो गया, कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसमें आपने और उसको क्या कर दिया, प्रोवोक कर दिया, तो ये भी सही है, और ये उसका रीजन आपका यहां पर बन रहा है। आइडेंटिफाई हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अमंग द फॉलोइंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की बात जब होती है तो हम क्या करें, यहाँ पर किसकी बात करें, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के अंदर कहां से आ रहा है, पहली बात तो ये आपका पावर शेयरिंग। अब हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के अंदर देखते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स और डिफरेंट पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। तो ये बेसिकली फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ते हो ना, आखिरी टॉपिक पावर शेयरिंग का, उसके चारों आपको क्या दे दी, यहाँ पे हेडिंग दे दी, और ये हमने पढ़ रखा है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग किस में आएगी, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में। वर्टिकल पावर शेयरिंग किस में आ जाएगी, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, सेंटर, स्टेट, लोकल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब क्या करना है, मैच द कॉलम 1 विथ 2 कर लेते हैं। आइए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्क्रीट और सब्सिडरी मैटर, कंप्यूटर रिलेटेड मैटर, फॉरेस्ट, पुलिस और डिफेंस। यूनियन किस में आएगा, यूनियन लिस्ट में क्या आएगा, देखते ही दिख रहा है, डिफेंस। स्टेट में क्या आएगा, पुलिस। कॉन्करेंट में क्या आएगा, फॉरेस्ट। रेसिडरी बोल दो या सब्जेक्ट बोल दो, क्या आएगा, कंप्यूटर। अब यहाँ पे ए और सी क्यों बोला गया है, क्योंकि पहला ऑप्शन देखो और सी ऑप्शन देखो सेम दे रखा है, तो आपने ए मार्क करा, सी मार्क करा, आंसर आपका सही रहेगा। आपका पेपर में ये ऑप्शन रिपीट हो गया है। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। पहले होल्डिंग का पूछ लिया, अब कमिंग का पूछ लिया। तो कमिंग के अंदर हमारे पास कौन सी कंट्री है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। यूएसए, इंडिया, बेल्जियम और स्पेन। तो बाकी तीन किसके हो गए, आपके होल्डिंग टुगेदर के, बट यहाँ पे कमिंग का पूछा है तो आपका क्या बन रहा है, यूएसए। विच इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कौन इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी होता है। अभी बताया ना थोड़ी देर पहले ही, तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विल बी राइट आंसर।
केरला हैज लो IMR इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, क्वेश्चन नंबर इज 43। डेवलपमेंट से आ गया अब ये इकोनॉमिक्स। केरला की लो IMR है, हमने पढ़ा था, आपका चैप्टर जब पढ़ा था तो उसके अंदर बीच बीच में जो आपको हम कह सकते हैं जो एक ब्लॉक वगैरह दे रखे हैं वहाँ पर आपको इस तरह का पढ़ने को मिला था। अच्छा, क्यों लो IMR है आइए देखते हैं। केरला इज एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, तो ए असर्शन सही है, रीज़न सही है, और रीज़न उसको क्या कर रहा है, सही बता रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। सपोज देर आर 4 फैमिलीज इन योर लोकेलिटी, द एवरेज पर कैपिटा इनकम से क्या आ रहा है याद, कहाँ पर आया था पर कैपिटा इनकम, पढ़ा था क्या डेवलपमेंट वाले में, पढ़ा था ना, क्या होता है पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला, नहीं बता रहा, आपको पता होगा। Of whom is rupees 10,000, if the income of 3 families is 6,000, 8,000 and 14,000, what would be the income of 4th family, एवरेज करके निकालोगे 12,000 बन जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट चैप्टर से पूछ लिया, थोड़ा सा हट के पूछ लिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शोज द हाईएस्ट शेयर इन GDP इन इंडिया, तो हम बात करें तो इस समय आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी और क्वार्टिनरी, टर्चरी सेक्टर ज़्यादा क्या कर रहा है, शेयर अपना शो कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर डेवलपमेंट वहीं पे तो हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो या अलग अलग आपका डेवलपमेंट जो हो रहा है, सब कहीं ना कहीं अभी इस समय टर्चरी सेक्टर में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसका हमें देखने को मिलता है। Which one of the following sector shows the highest share in employment in 2017 in India, तो आज भी हमारा 50% से ज़्यादा हम कह सकते हैं पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड एलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर देखने को मिल सकती है या मिलती ही है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात हुई है। अब आता है आपका केस वाला पार्ट, जमिंग का तो मैंने आपको क्लासेस के अंदर एक ट्रिक थी जो आपको याद कराई थी और सभी बच्चों को याद है, वाली ट्रिक आज भी याद होगी और आगे भी याद रहेगी। तो चलो उसका केस ही आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो वी आर लकी कि हमने जो पढ़ा उसका हमारे पास केस है, तो सबके ऑप्शन इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए करेक्ट गए होंगे। जमिंग, द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। एग्रीकल्चर चैप्टर में NCERT के पहले पेज में आपको 2 पार्ट के अंदर दे रखा है, पहला तो वर्ल्ड की बात हो रही है और फिर इंडिया के अंदर भी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, मतलब क्या होता है इसका, इंडिया के अलग अलग पार्ट में एग्रीकल्चर को अलग अलग नाम से जाना जाता है। टोटल आपके 10 नेम्स दे रखे हैं, 10 हैं, 10 नाम है अलग अलग, जैसे कि आपका बेवार, दैया, कुरुआ, ठीक है, इसके अलावा पामादाबी, कुमार, ब्रिंगा, बहुत सारे नाम है अलग अलग। ठीक, अब देखते हैं केस में क्या दे रखा है आगे। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार और दैया इन MP, पेड़ा और पोंडू इन AP, पामादाबी और कुमार इन उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वॉल्त्रे इन साउथ ईस्ट राजस्थान, खिल इन हिमालय, कुरुआ इन झारखंड एंड जमिंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। पहला, हाउ इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर रिलेटेड विद जमिंग? It is based on shifting cultivation, it is based on plantation cultivation, इंटेंसिव रहता है नेचर में और इट डिपेंड्स अपॉन कैश क्रॉप। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की कैटेगरी में आता है। लोग बाग एक प्लेस पे कल्टीवेशन करके कुछ टाइम के लिए शिफ्ट कर जाते हैं ताकि नेचुरली सोइल की जो फर्टिलिटी है वो वापस से उसको रिटेन कर सके। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज क्योन्यू को, मेरे को तो वैसे ही आ रहा है आंसर याद, बट फिर भी आपके लिए मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। वेनेजुएला, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मैक्सिको, तो आपका क्या रहेगा ए। मैंने ट्रिक बताई थी कॉन्वेंशन वाली, अगर याद होगी आपको तो वैसे ही आप बता दोगे बिना ऑप्शंस देके आंसर। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज रोका इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, वेनेजुएला। अनदर डायरेक्ट क्वेश्चन, ये तो मतलब आप देख के मान के चलिए कि ये तो आपके ऐसे सिंपली सॉल्व हो रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, केस पढ़ा आंसर आपके सामने। आइडेंटिफाई द मेजर प्रॉब्लम ऑफ जमिंग कल्टीवेशन? सिंगल क्रॉप डोमिनेंस, मॉडर्न इनपुट, हाई कॉस्ट या लो प्रोडक्शन? अब आपका यहाँ पर जो ऑप्शन बन रहा है लो प्रोडक्शन, जमिंग की हम बात करें तो उतना प्रोडक्शन हमें वहाँ पर देखने को नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पर प्रिमिटिव
टाइप ऑफ फार्मिंग कह सकते हैं, या पुराने तौर तरीकों से आपका फार्मिंग की जाती है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बेवार कहाँ पे बोलते हैं? बेवार और धैया, एमपी। दिख रहा है क्या ऑप्शन में? बी ऑप्शन में आ गया। चलो, बेवार और दैया एमपी में बोलते हैं। झारखंड में क्या बोलते हैं? कुरुआ। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, चलो कर देते हैं। कॉलम 1 में क्या दे रखा है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड। आंध्र प्रदेश में क्या बोलेंगे? पेंडा या पोंडू, या सिर्फ पेंडा ही दिया, पोंडू भी बोलते हैं। उड़ीसा में क्या बोलेंगे? पामादाबी। उड़ीसा में पामादाबी, कोमार, ब्रिंगा, पर यहाँ पामादाबी दिया, कोई बात नहीं, हमें तो पता है। राजस्थान में क्या बोलेंगे? वोल्त्रे। झारखंड में क्या बोलेंगे? कुरुआ। अब देख लो, आप मैच कर लो, आंसर आपका क्या बनेगा? ए। ठीक है, ये तो हमने पूरा अच्छे से याद किया था क्लासेस के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी बच्चों को, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विद अ 2 hectare प्लॉट ऑफ अनइरिगेटेड लैंड. The government can spend some money on banks, or banks can provide a loan to construct a well for her family to irrigate the land. Lakshmi will then be able to irrigate her land and take a second crop, wheat, during the Rabi season. Let us suppose that 1 hectare of wheat can provide employment to 2 people for 50 days, including sowing, watering, fertilizer application and harvesting. So 2 more members of the family can be employed in her own field. Now suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farms. This could lead to a lot employment generation within the agriculture sector itself, reducing the problem of underemployment. कौन सा चैप्टर से बन रहा है भाई ये केस? कुछ कुछ याद आ रहा है क्या पालमपुर जैसा? बट पालमपुर से नहीं है बिल्कुल भी। किससे आ रहा है आपका? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सेक्टर इज लक्ष्मी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर? क्या होगा? प्राइमरी. आइए 54 पे चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स इज लक्ष्मी रिलेटेड टू? बिग, मार्जिनल, मीडियम, एग्रीकल्चर. वहाँ पे 2 हेक्टर के आसपास दे रखा है ना, तो क्या बन जाएगा आंसर आपका? मार्जिनल. 55. In which of the following sectors under employment seen at the maximum? इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रेड या कॉमर्स? तो आपका एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है. हाउ डज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड कैनाल्स क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन लार्ज नंबर इन रूरल एरियाज? इंजीनियर्स की आवश्यकता पड़ेगी, टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ेगी, अनस्किल्ड लेबर्स को एडजस्ट करेंगे, या एग्जीक्यूटिव्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स को हम एडजस्ट करेंगे. तो जब आपका कैनाल या डैम बनेगा तो वहाँ पर लेबर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको पता है. तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका यहाँ पे बेटा? सी बनेगा. आइए 57 पे चलते हैं अपन आगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेन रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग इरीगेशन फैसिलिटीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर? क्या कारण है मेन? आइए देखते हैं. इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, या प्रमोट हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स. तो जब आप क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर बदलाव लाओगे तो उससे आपका इरिगेशन फैसिलिटीज़ के अंदर भी क्या होगा? इंक्रीमेंट या इंक्रीज देखने को मिलेगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ इरिगेशन जनरली कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर बोला है, ध्यान से देखना. वेल, ट्यूबवेल, टैंक या कैनाल? तो पब्लिक सेक्टर में तो क्या आ जाएगा आपका? कैनाल आ जाएगा ना, वही तो बनाती है गवर्नमेंट कैनाल, इरिगेशन कैनाल, इंदिरा गांधी सिंचाई योजना. ठीक है. अब मैप बेस्ड है, आपको मैप देखना पड़ेगा. इसके लिए आपका यहाँ पर मैप देख लेते हैं. पहला किसके अंदर आएगा और दूसरे में क्या दे रखा है? आपका जूट प्रोड्यूसर स्टेट है, एक तो लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर स्टेट की बात की गई है, और पहले वाले में क्या है? आपका डैम की बात की गई है. तो देख लेते हैं. एक तो डैम वाली बात है, और अब इसके अंदर मैप नहीं है, मैप नहीं डाला गया है. ठीक है, आई होप आपने इसको अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा. आपका इसके अंदर जो मैप के अंदर जो दे रखा तो ऑप्शन, उसके हिसाब से हीराकुंड बनेगा, और 60 वाले के अंदर आपका
लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर स्टेट, तो जो मैप के अंदर आपको एरो बना हुआ दिखा होगा जहाँ पर, तो उसके हिसाब से आप वेस्ट बंगाल को क्या कर देंगे, मार्क करके आ गए होंगे। तो यहीं पर जो है हमारा जो आज एनालिसिस था या जो हमारा वीडियो था, जो पेपर कंडक्ट कराया गया था, वो एंड होता है। आई होप आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। थैंक यू।